इसमें क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन मजीद आगे लिखी हुई है। एक्सप्रेशन इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई 60, द फेज रेट इज 16 लॉजिकल यूनिट बिकॉज द यूजुअल कन्वेंशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन टेल अस द मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बिफोर एडिशन, जो हम ये बात सारी कर चुके हैं, ठीक है जी। बिकॉज द एक्सप्रेशन इनिशियल प्लस रेट इज फॉलोड बाय ए मल्टीप्लाई इट इज नॉट ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल फेज इटसेल्फ। तो जो हमने अभी ऊपर सारी बात की उसकी डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है सारी कि किस तरीके से होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, semantic analysis in which certain checks are performed to ensure the components of program fit together meaningfully। अच्छा जी, ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास फेज है जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा होता है कि आपके पास जो आपका प्रोग्राम है या जो आपकी ग्रामर है बेसिकली वो मीनिंगफुली आपने जो सोर्स प्रोग्राम दिया है और वो आपका ग्रामर के साथ मैच करके चेक करता है और बताता है कि हाँ भाई एरर है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ जनाब, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर फर्स्ट इज इक्वल्स टू 10, एक लाइन ये लिखी हुई है और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इंटीजर 10 रन दिस। ये चलें इतना ही। बज़ाहिर देखने में क्या है, पहले वाले के अंदर आपके पास जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, पहले आपके पास जेर टाइप है, उसके बाद वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू का साइन आपने लगाया है और एक वैल्यू उसको असाइन किया और टर्मिनेटर लगाया, सही है, ये तो चल जाएगा भाई अगर मैं किसी कोड के अंदर या विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखूं। लेकिन नीचे अगर लिखूंगा फर्स्ट इंटीजर 10 टर्मिनेटर इक्वल टू, ये यहाँ पे आके एरर दे देगा। तो सिमेंटिक एनालिसिस यानी कि सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालिसिस के ऊपर जब हम आते हैं तो बेसिकली ये चीज़ें, लेक्सिकल एनालिसिस जो है ना वो इसको भी चला देगा क्योंकि उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ग्रामर के अंदर, और इसको भी चला देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन जब सिंटेक्स और सिमेंटिक के ऊपर आएगा तो ये इस लाइन को तो एग्जीक्यूट कर देगा जो फर्स्ट वाली लिखी हुई है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इसमें सिंटेक्स और सिमेंटिक दोनों चीज़ों को देखना है। अच्छा जी, हम आ गए सिमेंटिक एनालिसिस के ऊपर। अब सिमेंटिक एनालिसिस में क्या है, द सिमेंटिक एनालिसिस फेज चेक्स द सोर्स प्रोग्राम फॉर सिमेंटिक एरर एंड गेट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सब्सिक्वेंट कोड जनरेशन फेज, जो अभी हमने बात की है। It is used to the hierarchical structure to determine the syntax analysis phase based identify the operators, operands और expression statement। यानी कि आपके पास सिंटेक्स के अंदर उसने सारी चीजें चेक कर ली और सिमेंटिक के अंदर फिर वही बात कर रहा है कि आपके पास ऑपरेटर किसको पहले मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, ऑपरेंड के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ, कि पहले इनिशियल और 60 मल्टीप्लाई होंगे, फिर इनिशियल के साथ रेट को प्लस करेंगे। ये सारे काम जो हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस कर रहा होता है, जो अभी यहाँ पे हमने बात की और ये इत्तेफाक से जो एग्जाम्पल भी आ गई। अच्छा जी, फेज में कंपाइलर, फेज ऑफ कंपाइलर फेजेस क्या है हमारे पास, कंपाइलर ऑपरेट्स in phases each of which transform the source program from representative to another। A typical decomposition of compiler is shown in the figure। नीचे फिगर दी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम पीछे देख के आ चुके हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस होता है, फिर सिंटेक्स होता है, फिर सिमेंटिक होता है, इंटरमीडिएट होता है, कोड ऑप्टिमाइजर होता है और कोड जनरेटर होता है। ये सारे जो है वो एक टेबल के साथ जनरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंबल टेबल मैनेजर, और ये सारे के अंदर ही हमारे पास एरर हैंडलिंग हो रही होती है। तो सिंबल टेबल मैनेजर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि टोकन्स और हमने मैच करनी होती हैं, और एरर हैंडलिंग भी हमारे पास सारे फेजेस के अंदर हो रही होती है डिफरेंट टाइप की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, ईच फेज कैन एनकाउंटर एरर्स, ऑब्वियसली एरर आ सकते हैं। हाउएवर आफ्टर डिटेक्टिंग एन एरर अ फेज मस्ट somehow deal with that error so that compilation can proceed, allowing further errors in the source program to be detected। यानी कि वो आपकी एरर बता देता है और फिर वो उससे आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ जो है वो शो ऑफ कर देते हैं, कुछ आगे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। Error detecting and reporting, errors where the token streams violate the structure rules ऑफ द लैंग्वेज आर डिटरमाइन द सिंटेक्स एनालिसिस फेज। अब ये आपको बता रहे भाई सिंटेक्स तो आपको सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर ही आएगा। अगर आपने टोकन बन गए और सिंटेक्स स्ट्रक्चर के अंदर मसला हुआ तो वो सिंटेक्स बेसिकली सिंटेक्स के अंदर ही वो आइडेंटिफाई होगा। अच्छा जी, द लेक्सिकल फेज कैन डिटेक्ट एरर वेयर द कैरेक्टर रिमेनिंग इन द इनपुट डू नॉट फॉर्म एनी टोकन ऑफ द लैंग्वेज। हाँ, अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर अगर उसको टर्मिनेटर मिल गया तो वो बोलेगा ठीक है जाने दो, लेकिन अगर टर्मिनेटर की जगह पे कोई ऐसा उसको सिंबल मिल जाता है जो कि ग्रामर के अंदर मौजूद नहीं है तो लेक्सिकल वहां पे जो है वो एरर देगा, अलबत्ता सिंटेक्स के ऊपर कोई एरर नहीं देगा।
After syntax and semantic analysis, some compilers generate an explicit intermediate representation of the source program. कुछ कंपाइलर की बात कर रहा है कि सिंटेक्स और सिमेंटिक के बाद एक एक्सप्लिसिट अलग से जो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं सोर्स प्रोग्राम की जो हमने इनपुट दिया हुआ होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन शुड हैव टू प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इजी टू प्रोड्यूस, इजी टू ट्रांसलेट। कोई भी इंटरमीडिएट प्रोग्राम हम अपना कंपाइलर बनाएंगे अपने हिसाब से इंटरमीडिएट कोड जो है वो बना सकते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, इजी टू प्रोड्यूस होना चाहिए, आसान होना चाहिए और टारगेट, ताकि हम अगर वो इजी होगा तो हम उसको टारगेटेड प्रोग्राम के अंदर इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रोसेस है। कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ताकि हम फास्ट कर सकें को अपनी प्रोसेस को मशीन कोड के अंदर जनरेट करने के लिए। उसके बाद कोड जनरेशन आ जाती है। कोड जनरेशन जो हमारा लास्ट प्रोसेस है इंटरमीडिएट के बाद जो है वो ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन के बाद कोड जनरेशन जो कि हमारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल दिस, ये आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 रजिस्टर्स हों और उसके अंदर आपके पास वही जो पिछली एग्जांपल थी किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे, ये इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन है और ये इसके डिस्क्रिप्शन है, पूरा वही बता रहा है। द फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली। ID3 और R2 की बात कर रहा है। Where F in each instruction tell us that instruction deal with the floating point, यानी कि floating point से को रिप्रेजेंट करें, यानी कि जो ये आपके पास कोड पूरा लिखा हुआ है, इस कोड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आसान अल्फाज में दी गई है। ठीक है जी, ये हम डायग्राम जो है वो अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं बुक के अंदर भी। आगे चलते हैं जी, ग्रुपिंग ऑफ फेजेस। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड बैक फेजेस। फ्रंट एंड बैक फेजेस हमारे पास। अच्छा जी जनाब, उसके बाद हमारे पास ग्रुप है। हमारे पास द फेजेस आर कलेक्टेड इनटू फ्रंट एंड बैक एंड। The front end consists of those phases that depend primarily on the source language and largely independent of targeted machine। ठीक है जी, तो फ्रंट के मतलब ये कि हम सोर्स प्रोग्राम से साथ डील कर रहे हैं। These normally include lexical and syntactic analysis, creating a simple table, semantic analysis and generation of intermediate code। यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड का काम जो होता है, फ्रंट एंड में हम नॉर्मली इंटरमीडिएट कोड के हद तक जा रहे होते हैं। सर्टेन अमंग कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन फ्रंट एंड एज वेल। कोड ऑप्टिमाइजेशन भी फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास होती है। द फ्रंट एंड आल्सो इंक्लूड्स द एरर हैंडलिंग दैट गोज अलोंग विद ईच ऑफ दीस फेजेस, यानी कि एरर हैंडलिंग भी इनके दरमियान हो रही होती है। द बैक एंड इंक्लूड्स दोस पोर्शन ऑफ द कंपाइलर दैट डिपेंड ऑन द टारगेटेड मशीन, यानी कि कोड जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो काम होता है वो बैक एंड के ऊपर होता है, जो कि टारगेटेड मशीन के ऊपर अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। एंड जनरली दिस पोर्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स लैंग्वेज, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। इन द बैक एंड वी फाइंड एस्पेक्ट ऑफ द कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज एंड फाइंड कोड जनरेशन अलोंग विद द नेसेसरी एरर हैंडलिंग एंड द सिंपल टेबल ऑपरेशन। वही वाली बात जो भी हम पहले देखते हुए आए हैं कि हम कोई कोड ऑप्टिमाइजेशन के फेज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उसके अंदर जनरेटिंग जो हो रही होती है आपके पास और सिंबल टेबल के साथ एरर हैंडलिंग के सारे काम हम कर रहे होते हैं, यानी कि टारगेट मशीन से रिलेटेड जो होता है हमारे पास। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, डीबगर्स, विजन मैनेजर, पोर्टफोलियो एंड सो ऑन। ये हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जो है वो टूल्स होते हैं, इनको हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। हमारा ये कुछ हमने बेसिक से इंफॉर्मेशन जो है वो देख ली है कि क्या होता है हमारे पास कंपाइलर, और कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है, इंटरप्रेटर क्या होता है हमारे पास, और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, टारगेट प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी देख ली हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने कुछ देख ली हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंपाइलर। मैं आपको थोड़ा सा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ कि कंपाइलर का काम क्या है। आपने लिखा एक छोटा सा प्रोग्राम, वो छोटा सा प्रोग्राम क्या था, आपने 2 नंबर्स को ऐड कराना था। आपने लिखा इंटीजर फर्स्ट इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर सेकंड इज इक्वल्स टू 20, इसके बाद इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड और कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। आपने एक 2 वेरिएबल्स दिए और दोनों वेरिएबल्स को आपने ऐड करा के तीसरे वेरिएबल के अंदर, जो तीसरा वेरिएबल था उसके अंदर असाइन करा दिया और प्रोग्राम रन किया। आपके पास एक स्क्रीन आई, कंसोल भी हो सकती है या विंडोज, अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहें या आप मोबाइल ऐप के ऊपर बनाना चाहें, आपके पास आउटपुट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपने हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइल उसको, आपके पास जो विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है उसको दिया
और उसके पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज थी कि आपने जैसे ही कंपाइल के ऊपर क्लिक किया, कंपाइल करके उसने आउटपुट ला के दे दिया। इसका मतलब उसने इंटीजर फर्स्ट को भी जानता है, इंटीजर सेकंड को भी जानता है, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड को भी जानता है, कंसोल डॉट राइट लाइन को भी जानता है, इन सब चीजों को जानता है। जब भी उसने आपको आउटपुट ला के दे दिया कि भाई आउटपुट इज फॉर एग्जाम्पल 30, उसने सिर्फ 30 ला के दिया आपको। अब ये कैसे हुआ काम? कोड जब आपका गया तो हमें तो पता है, हमने तो बचपन से ही सुना है कि भाई कंप्यूटर 1001 के अलावा किसी चीज को नहीं जानता है। ये इंटीजर फर्स्ट सेकंड ये सब क्या चीजें हैं, ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है काम? तो ये बेसिकली हमारे कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर के पास जाने के बाद जो है वो जस्ट इन टाइम डिबगर और फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के पास जाता है, और वो उसको कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर। पांच जगहों के ऊपर ऐसा भी होता है कि से एक ही प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है, सी भी हो रही होती है, सी प्लस प्लस भी होती है, या सी शार्प भी हो रही होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में काम ये होता है कि दोनों को उठा के उन इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी ग्रामर्स वहाँ पे लिखी होती है, ग्रामर्स के हिसाब से चेक करना पार। तो ये जो आपने प्रोग्राम लिखा छोटा सा, इसने उसको उठाया, लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू जो है वो चेक किया, चेक करने के बाद इंटीजर मौजूद था, फिर वेरिएबल को देखा, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू मौजूद था, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू थी, टर्मिनेटर था। लेक्सिकल एनालाइजर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, बाकी सारी लाइंस को एग्जीक्यूट किया। सिंटेक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस ने फिर इनकी जो है मीनिंग निकाली। मीनिंग जब निकाली तो मीनिंग निकालते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्स ट्री बनाया, और पार्स ट्री बनाने के बाद जो है वो आपके सिंटेक्स के पास गए और कोड ऑप्टिमाइजर के पास गए, और कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाने के बाद जो है आपके पास उसने उसको कन्वर्ट करके आपको दे दिया। इसका मतलब विजुअल स्टूडियो के पास अपनी कोई ग्रामर मौजूद है। अगर मैं विजुअल स्टूडियो का कोड उठा के एंड्रॉइड स्टूडियो में लिख दूं, अगर मैं विजुअल स्टूडियो को कोड उठा के ऑब्जेक्टिव सी की लैंग्वेज में लिख दूं या जावा की लैंग्वेज में लिख दूं, तो चांसेस है कि वो ना चले। क्यों? क्योंकि जो आपने अपने पास इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया हुआ है, जिसे आप बोलते हैं कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो, या जावा के लिए कुछ इंस्टॉल कर लो, या आपके पास ऑब्जेक्टिव सी के लिए कोई और चीज़ इंस्टॉल कर लो, तो ये इन सब के पास कोई ना कोई अपनी ग्रामर मौजूद है, और वो ग्रामर को वो चेक करता है जब हम कोड लिख के कंपाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। और वो सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखे, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे देखे ना, ये सारे प्रोसेस को जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस से गुजर के आके आपको आउटपुट शो कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी से उसने आउटपुट शो कर दिया, इन सारे प्रोसेस से गुजर के आके आपको आउटपुट शो कर रहा होता है। तो कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी चीज़ होती है, ऑब्वियसली उसके अंदर आपके पास लैंग्वेज होती है। जिस तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप तो अरबी आती है, आप बोलोगे जी जनाब बिल्कुल आती है, तो अरबी की आपको ग्रामर भी थोड़ी बहुत पता होगी। आपको याद होगा बचपन के अंदर हम क्या किया करते थे, स्कूल के अंदर क्या सिखाया जाता था, ग्रामर सिखाई जाती थी। ग्रामर के अंदर भाई प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो ग्रामर के कुछ रूल्स बताए जाते थे कि अगर आपके पास कोई भी नाउन है उसके साथ इज आर एम लगा हुआ है, और आपके पास वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसी तरह पास्ट का बताते थे, इसी तरह फ्यूचर का बताते थे। तो कोई ना कोई ग्रामर आपको बताते थे, आपके दिमाग में वो चीज़ थी, उसके हिसाब से आप अपने जो है वो सेंटेंसेस क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे भी आप अपना जो कोड लिखते हो तो इसकी ग्रामर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ग्रामर मौजूद नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप अपना कोड भी नहीं लिख सकते, आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते, कोई काम इजीली नहीं कर सकते जब तक आपके पास ग्रामर मौजूद नहीं होगी। तो हर चीज़ की अपनी ग्रामर मौजूद है। हम अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्रोजेक्ट क्या है, बस एक वो टास्क होगा एक दो लैब्स का, तो हम उसके अंदर ये देखेंगे। एक टास्क में तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसको चेंज करके और मजीद उसके अंदर अमेंडमेंट करनी होगी अपने हिसाब से। अपना कंपाइलर एक छोटा सा डिजाइन करेंगे, उसकी लेक्सिकल एनालाइजर भी बनेगा, यानी कि उसके टोकन्स भी बनेंगे, फिर उसके सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालाइजर भी होगी, और उसके बाद कोड जनरेशन भी आपके पास हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक छोटा सा कंपाइलर हम बना देंगे, और उस छोटे से कंपाइलर के थ्रू बेसिकली हम अपना जो भी कोड लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से हमने कोड लिखना पड़ेगा। फिर इंटीजर इंटीजर वहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो हमारी ग्रामर रूल्स होंगे उन ग्रामर रूल्स के हिसाब से हम अपने कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर को बेसिकली किस तरीके से हमारे पास इसकी हिस्ट्री है, या क्या किस तरीके से काम करता है, आसान अल्फाज में ये समझ लें।
अब हम आएंगे आगे, अगला जो टॉपिक है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।